तो सबसे पहले हमारा है सिमेंटिक बैरियर, जो मैंने मीनिंग वाली बात की ना, कि जब आपको शब्दों का मतलब ना समझ आए। सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन। जब है ना गलतफ़हमी हो जाए या गलत आपकी व्याख्या हो जाए, मिसइंटरप्रिटेशन हो जाए, है ना? तो ये बाधाएँ जो भाषा है, जो लैंग्वेज है हमारी, या विशिष्ट लैंग्वेज नहीं होगा इसमें। लैंग्वेज के ऐसे शब्द जो आपकी लैंग्वेज आपकी सेम है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि लैंग्वेज आपकी सेम है, लेकिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं, कुछ तकनीकी शब्द, जैसे मैं आपसे लॉ की बातें करूँगी, बताइए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको हिंदी समझ आती है आराम से, है ना? तो अगर मैं कहूँ कि जो जो सीआरपीसी का जो सेक्शन 365 है, इसके अनुसार ऐसा-ऐसा होता है। तो ये क्या है? टेक्निकल टर्म है, ये आपको नहीं पता, है ना? तो ये आ जाएगा सिमेंटिक बैरियर में कि आपको इस पर्टिकुलर टेक्निक का मतलब नहीं पता है। अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर हमें जो टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हमें नहीं समझ आता है ना? डॉक्टर जब अपनी दवाइयाँ लिखते हैं, तो वो इंग्लिश में लिखते हैं, हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हम उस बात का मतलब नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो शब्द थोड़े अलग हैं। लैंग्वेज इसमें सेम है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना? सिमेंटिक बैरियर में लैंग्वेज सेम होते हुए भी जब आप सामने वाले की जो शब्दों का मतलब ना समझ पाएँ, वो सिमेंटिक बैरियर होता है ना? इसमें जो बोलचाल की भाषा है, एक ही शब्दों के जब अलग-अलग मतलब निकल जाते हैं, कि जहाँ पे कोई एक शब्द है, उसके एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, 1, 2, 3 कितने भी मतलब निकाले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप कौन-सा वाला मीनिंग निकालेंगे? आप कन्फ्यूज़ हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेंटिक बैरियर। ठीक है? या उसकी जो अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है जब शब्दों की, तो ये बैरियर हमारा हो जाता है। ठीक है? इसमें जैसे गलत शब्दों में अभिव्यक्त संदेश, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज। तो जब हमारे जो शब्द हैं, जब शब्दों का चुनाव ही हमने गलत कर लिया या फिर ऐसा कर लिया है कि जिसमें एक से ज़्यादा मीनिंग निकाले जा सकते हैं, है ना? शब्दों एवं संकेतों के जब मल्टीपल अर्थ हो जाते हैं, जब सिंबल्स को भी हम मल्टीपल मैसेजेस में वो कन्फ्यूज़न का कारण बन जाते हैं। दोषपूर्ण अनुवाद, देखिए जब आपका जो लैंग्वेज अलग होती है, तब आप ट्रांसलेटर की हेल्प लेकर अपनी लैंग्वेज को सेम कर सकते हैं और बैरियर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो ये चीज़ हमारे साथ तो बहुत होती है हिंदी मीडियम वालों के साथ, कि जहाँ पे हमने ट्रांसलेटर का यूज़ किया, तो ट्रांसलेटर ने ही गलत उसका मीनिंग निकाल के दे दिया। तो वहाँ पे जो गलतफ़हमियाँ हो गई, जो हमने गलत उसका मतलब समझ लिया, तो वो क्या है हमारा सिमेंटिक बैरियर में ही आएगा वो भी। जैसे आप लोगों ने अगर ट्रांसलेटर का यूज़ किया है, तो बहुत सारे अंग्रेजी के ऐसे शब्द होते हैं, जिनको एग्ज़ैक्ट हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप थोड़ा जो टर्म्स है ना, कम से कम वो इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है? जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हेलो, हेलो शब्द है, आप इसको हिंदी में वो जो ट्रांसलेटर होते हैं, उसके थ्रू ट्रांसलेट करके देखिए कि हेलो का क्या हिंदी में निकलती है। कुछ लोग आपको इसका हिंदी नमस्ते बताएँगे, कुछ लोग हेलो का हेलो ही बताएँगे। तो कुछ मतलब हेलो एक ऐसा ग्रीटिंग का शब्द है, जिसका कोई ट्रांसलेशन हिंदी में एग्ज़ैक्ट नहीं कर सकते हम, है ना? क्योंकि ये ग्रीटिंग का वो शब्द है जो हिंदी में हर कोई अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई नमस्कार करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई हमारे जैसे राम-राम या जय श्री कृष्णा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो बहुत अलग-अलग तरीके हो जाते हैं ना हेलो बोलने के और हेलो का कोई एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की दिक्कत भी आ जाती है। जब हम ट्रांसलेट कर देते हैं और सामने वाला ट्रांसलेटर जो है वो गलत ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ पे कोई इंसान भी हो सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि मशीन ही ट्रांसलेट कर रही है। अगर हमने ट्रांसलेटर कोई किसी पर्सन को बना रखा है, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की थी वो साउथ इंडिया सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें वो गाना था कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी, है ना? तो वहाँ पे वो हर चीज़ को ट्रांसलेट करके बताती है। तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है ना कुछ। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स है कि जार्गन मतलब ऐसे तकनीकी शब्द या ऐसे मुहावरे, तकनीकी शब्द नहीं ऐसे मुहावरे जो जो हमें लगता है कि ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो सबको शायद पता होगा इसका मतलब, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है ना? टेक्निकल वर्ड्स जो मैंने लॉ की बात की या फिर जो मैंने अगर मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड बोलूँ, है ना? तो वो सारे टेक्निकल शब्द आप नहीं समझ पाएँगे ना, तो एम्बिग्यस वर्ड्स है ना, अस्पष्ट शब्द, जब शब्द ही थोड़े समझ नहीं आ रहे कि इनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है परसेप्चुअल बैरियर मतलब जो हम परसेप्शन बना लेते हैं किसी इंसान के प्रति कि ये तो ऐसा ही होगा, इस तरीके से ही होगा चीज़ें। तो जब हम पहले से ही मान चुके होते हैं, परसेप्चुअल बैरियर ऑकर व्हेन पीपल सी एन
अंडरस्टैंड थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है? जब लोग चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके इमोशंस हैं, उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा रहा उनका बेसिकली एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि वो मान चुके होते हैं कि ये चीज़ें तो इस तरीके से होती है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी जैसे कुछ लोग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टी ए को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो पार्टी बी को सपोर्ट करने वाले लोगों के प्रति एक परसेप्शन बना चुके होते हैं। क्योंकि ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते, इन्होंने पहले ही मान लिया है कि हमारी वाली जो चीज़ है वो एकदम सही है। और ऐसा ही दूसरी वाली पार्टी के साथ भी होता है। ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा होता है ना कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है बातों में। क्योंकि हम परसेप्शन बना चुके होते हैं पहले कि नहीं ऐसे ही होता है, यही इस तरीके से ही है चीज़ें, है ना? इसका एग्ज़ाम्पल है कि कोई व्यक्ति किसी संदेश को गलत समझ सकता है क्योंकि जैसे मैंने हरियाणा वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि हरियाणा के लोगों को ऐसा माना जाता है कि ये बहुत रूड होते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने परसेप्शन बना रखा है ऐसा, है ना? लेकिन ऐसा वाक़ई में नहीं होता है ना? इसमें हम जब हम परसेप्शन बना चुके होते हैं, एक पूर्व धारणा किसी के प्रति बना चुके होते हैं, तो हम अनावश्यक मिश्रण एवं छानना, अननेसेसरी मिक्सिंग मतलब फ़िल्टरिंग करते हैं हम चीज़ों को, कि जो हमें जो हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग है, उन बातों को तो हम ले रहे हैं और जो नहीं है, उनको हम नहीं ले रहे, उनको हम रोक देते हैं। तो अनावश्यक जो फ़िल्टरिंग हम करते हैं, कि जो हमें सही लग रहा है, वो ही हम सुन रहे हैं और जो चीज़ें हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको हम नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, संदेशों में अनावश्यक जानकारी जोड़ने या महत्वपूर्ण विवरणों को हटाने से जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो। संचार का विरोध, जब हम रोक देते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, है ना? संचार पर अविश्वास, हम भरोसा नहीं करते हैं, डिस्ट्रस्ट करते हैं, है ना? क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता है। हम मान चुके हैं ना पहले ही कुछ चीज़ें, सेलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है? हम सेलेक्टिवली चीज़ों को ले रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या पसंद के आधार पर संदेशों की व्याख्या करना, इसमें आ जाता है। जैसे रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह और हमारे जो दृष्टिकोण हैं, वो भिन्न हैं अगर, अलग-अलग हमारे विचार हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया सीनियर जो है, वो जूनियर को कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन को लेकर जाना है। तो वहाँ पे या तो टाइम भी बहुत ज़्यादा बीत जा रहा है ना? ऐसा होता है ना सरकारी डिपार्टमेंट में कि एक डिपार्टमेंट से फाइल दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तीसरे से फिर चौथे में गई। तो ऐसे फाइल को जहाँ तक जाना था, वहाँ तक जाने में इतना टाइम लग गया कि अब उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रहा। उस बात का कोई मीनिंग बचा नहीं, है ना? तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आएगा। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इसके एग्ज़ाम्पल हैं स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, है ना? हायरार्की उसकी इस तरीके की है। हायरार्की मतलब उसका जो पदानुक्रम है, इसका कि जैसे मैंने बताया सीनियर जूनियर से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, है ना? या जूनियर भी सीनियर से किस तरीके से अगर मान लीजिए ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं कि जो जूनियर है, उसको कोई बात सीनियर को डायरेक्टली वो नहीं बता सकता। उसको बहुत सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो बैरियर आ गया, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। पुरानी प्रौद्योगिकी, ये तो ख़ैर उसमें आएगा टेक्नोलॉजिकल बैरियर में। पर जब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन के थ्रू जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ज़्यादा फ़ोकस किस पे दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी गड़बड़ी है कि कोई कंपनी ऐसी है जो कंपनी ही है, उसकी आदत ही है खराब प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करना, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में चला जाएगा, हमारा आंसर, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, है ना? तो अगर हमारे जो पदानुक्रम इस तरीके का बनाया गया है, सीनियर, जूनियर, सबॉर्डिनेट्स का इस तरीके का हायरार्की बनाई गई है कि वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं अगर, तो चीज़ें आगे तक पहुँचने में, कम्युनिकेशन को आगे तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना मुश्किल हो जाता है। इसके इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं? डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में और मैसेज जो है पूरा खराब हो जाता है। रिड्यूस एम्प्लॉयी जो कर्मचारियों का जो मनोबल है, वो भी कम हो जाता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये तो ख़ैर सब में ही आ जाएगा, ऑर्गेनाइज़ेशन में भी आएगा। ये लगभग
सब में ही आ जाएगा ये, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे हमने 7 सीज़ पढ़े थे, जिसमें था कि हमें कंसाइज़ रखना चाहिए, शॉर्ट रखना चाहिए, है ना? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसा देखते हैं ना हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कि कम्युनिकेशन को आप शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए। इन्फॉर्मेशन का जैसे आपने कोई चीज़ सर्च करने के लिए गूगल खोला होगा, ठीक है? गूगल अगर आपने खोला है, आपको कोई पर्टिकुलर टर्म का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आ जाएगी जो उसका मतलब समझा रही होगी। तो अब हम कन्फ्यूज़ है कि हम इनमें से कौन-सी वाली को खोल के देखें, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि हर कोई अलग उसका मीनिंग बता रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जब जानकारी आपको इतनी सी चाहिए और आपको इतनी भर की जानकारी मिल रही है, जैसे यूट्यूब में भी ऐसा होता है ना कि हम कोई एक टॉपिक पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे इतने हज़ारों आपको वीडियो मिल जाते हैं। बल्कि मैं कहूँगी हज़ारों वीडियो नहीं, एक वीडियो ही इतना होता है कि 10 मिनट की बात के लिए आपको 1 घंटा उस वीडियो में 1 घंटा दिखा रहे होते हैं। तो इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन का जो ओवरलोड है ना, वो हमारा इंटरेस्ट कम कर देता है। ठीक है? तो इसके इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं? रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बीइंग ओवरलॉप, ये इम्पोर्टेंट है कि जो ज़रूरी जानकारी है ना, वो उसमें छुप जाती है। जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा एक छोटे से टॉपिक पे आपको भाषण देना है, आप मतलब बिना मतलब बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा रहे हैं, बहुत ओवरलोड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, तो वहाँ पे जो मेन जानकारी है ना, वो छुप जाती है कहीं पे, वो रह जाती है पीछे। नज़रअंदाज हो जाती है महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबल पॉलिसीज़। जब जो नीतियाँ हैं, वो इस तरीके की बनाई गई हैं कि मान लीजिए सीनियर जो है जूनियर आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, है ना? उनको किसी थर्ड पर्सन को बोलना पड़ेगा। तब वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ गई, वो उसकी बनाई हुई नीतियों की वज़ह से, पॉलिसीज़ उन्होंने ऐसी बना दी, रिजिड बना दिए, जिनकी वज़ह से कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पा रहा है। इसके जो इम्पैक्ट है वो क्या है? इनएफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब उतना नहीं इनएफिशिएंसी रहेगी और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको उन वो फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? और जो रिड्यूस क्रिएटिविटी, जो उनकी क्रिएटिविटी है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी देखेंगे और इसके जो आगे वाले जो टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। और